Hello dear students, welcome again. In this video I'm going to discuss the criticism of classical theory. Okay, in the last classes we have discussed the explanation of classical theory of income and employment. So in this lecture we are going to discuss the criticism, especially Keynesian criticism of classical theory of income and employment. So under this Keynesian criticism of classical theory, first point is underemployment equilibrium. As you have seen in classical theory, what we have seen, the classist assumed that there is always full employment. इकोनॉमी के अंदर जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे. शॉर्ट पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी full employment in the economy. If there is underemployment in the short period, जो market forces है, automatic मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो है, जो भी डिसइक्विलिब्रियम है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्लासिस्ट मानते थे. But during the Great Depression, the philosophy of classical economists, the prescriptions given by classical economists, पिग्यू मार्शल के जो सजेशंस थे वो फेल हो गए. एंड ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, lot many people became unemployed in the economy, especially Europe and America. Millions of people became unemployed during Great Depression. So during that situation, that period, Keynes suggested different thought, different philosophy against the क्लासिकल थॉट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो बिलीव था कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, कीन्सियन इकोनॉमिस्ट और कीन्स ने सजेस्ट किया नहीं, नॉर्मल सिचुएशन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की नहीं होती है. नॉर्मल सिचुएशन में जो है इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट में ही रहता है. कुछ न कुछ फैक्टर्स, कुछ न कुछ रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड ही रह जाते हैं नॉर्मल सिचुएशन में. नॉर्मल ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट रहना ही रहना है. कुछ न कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर होगी ही होगी. फुल एम्प्लॉयमेंट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बिलीव था वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि नॉर्मल क्या है, in normal situation there is always less than full employment equilibrium in the economy, and that was propounded by J.M. Keynes. तो कीन्स का जो ये कहना था कि जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी, जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगी. डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वलाइज हो सकते हैं. ऐसा ये नॉर्मल सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू कीन्स. सो दैट्स व्हाई कीन्स क्रिटिसाइज्ड ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन में ऐसे भी मौका मिला, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो सजेशंस थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए. ऐसी सिचुएशन में कीन्स ने सजेस्ट किया नहीं, देयर विल बी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, स्कार्सिटी ऑफ डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, एज अगेंस्ट द थॉट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बिलीव करते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. there is no problem of deficiency of demand. Why? Because of JB says laws of market. Says law of market क्या कहता है? Supply creates its own demand. जो भी चीजें सप्लाई होती है वो सेल होगी, क्योंकि जो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस जितनी चीजें प्रोड्यूस होती है उस इक्विवेलेंट वैल्यू का इनकम जनरेट होता है, और वही इनकम को हम इन जनरल यूज करते फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स. अगर कोई सेविंग भी हो गई तो ऑटोमेटिकली सेविंग जो है री इन्वेस्ट हो जाएगा, और इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की इक्वलिटी जो है गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम लेके आएगी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड में. लेकिन ऐसा हमने ऑब्जर्व किया ग्रेट डिप्रेशन में कि वो फिलॉसफी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है. हम
बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और वेज कट करने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड की प्रॉब्लम थी। बिकॉज ऑफ लो इनकम देयर वर लेस डिमांड इन द मार्केट। सो द कीन्सियन फिलॉसफी और कीन्स का सजेशन जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ उस टाइम में, जिसको हम कीन्सियन इकोनॉमिक्स और कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, विच वी विल स्टडी इन डिटेल in the next class. So first criticism against the classical theory is underemployment equilibrium. Underemployment equilibrium वो normal condition है, whereas full employment condition is abnormal condition. वो rarely we achieve full employment equilibrium. Okay, is this clear to everyone? Yes, sir. Second criticism was against the Say's law of market itself. सेकेंड क्रिटिसिज्म जो कीन्स ने किया वो अगेंस्ट दी सेज लॉ ऑफ मार्केट, बिकॉज क्लासिकल थ्योरी का जो फाउंडेशन है, जो फोकस है, वो सेज लॉ ऑफ मार्केट पे ही है। उसके बेसिस पे ही क्लासिकल थ्योरी को एस्टैब्लिश की गई। क्या है सेज लॉ? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन हमने देखा, कीन्स ने देखा कि नहीं, सप्लाई नॉट ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, देयर इज ऑलवेज गैप between supply and demand because of so many factors, right? Keynes argued that it is demand that creates supply. Demand created supply. डिमांड है, पहले डिमांड देखते हैं सप्लायर्स, प्रोड्यूसर, फिर प्रोडक्शन करते हैं वो, राइट? प्रोडक्शन कर दिया आपने और डिमांड नहीं है, right? There may not be demand in general if you are talking about whole economy, right? If you are talking about whole economy, this supply creates its own demand philosophy will not work properly. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए मान सकते हैं, बट इन जनरल अगर आप उसको जनरलाइज करोगे फॉर द होल इकोनॉमी, देन दिस सप्लाई क्रिएट्स its own demand is not correct, cannot be generalized, cannot be validated. As against that, कीन्स क्या बोलता है कि नहीं, डिमांड अगर है किसी चीज की तो सप्लाई उसकी ऑटोमेटिकली क्रिएट, लोग प्रोड्यूस करते ही करते हैं। जिस चीज की नीड होगी मार्केट में उसका सप्लाई करते ही करते लोग, क्योंकि देर आर चांसेस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दैट एरिया। ओके, so Keynes criticized the Say's law of market also and said that it is demand that is more important, whereas classical economics ने सप्लाई पे ज्यादा फोकस किया और कीन्स ने डिमांड साइड को ज्यादा फोकस किया। दोनों के ही अपने प्रॉब्लम है। जब हम कीन्स का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, कीन्स का भी जो फिलॉसफी था वो भी एक तरफा था, एक चीज को फोकस किया, दैट इज डिमांड, और क्लासेस ने सप्लाई साइड को ज्यादा फोकस कर दिया। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। थर्ड वन इज सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। सेल्फ एडजस्टमेंट जो है, कीन्स का क्या मानना है, हर एक मार्केट में देखो आप, इन्वेस्टमेंट मार्केट, गुड्स मार्केट, देन लेबर मार्केट एंड मनी मार्केट, हर एक मार्केट में अज्यूम करके चल रहे कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगा। जब कभी अगर एक्सेस सेविंग हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट सेविंग दोनों इक्वलाइज हो जाएगा। ऐसा मानना जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं है। ये ऑटोमेटिक, इतना ऑटोमेटिक नहीं चलता, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा नीचे आना मुश्किल है, बहुत ज्यादा ऊपर जाना, ऑटोमेटिक में नहीं जाते। देयर इज ऑलवेज इंटरवेंशन by the central government, by the central banks, right? Interest rate is much influenced by the central banks, तो इंटरफेरेंस की जरूरत है, ऑटोमेटिकली ये चीजें एडजस्ट नहीं होती। उसी तरह से लेबर मार्केट में बोलते हैं कि रियल वेज रेट जो है अप डाउन होगा तो जो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वलाइज हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में वेजेस जो है नीचे की तरफ कम ही आते है ना, उसको रेसिस्ट करेंगे। जो वर्कर्स यूनियन है, वर्कर्स हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे अगर वेजेस को, सैलरी को आपने कम किया तो, राइट? देयर इज ऑलवेज अपवर्ड मूवमेंट रादर देन
डाउनवर्ड मूवमेंट। तो सेल्फ एडजस्टमेंट जो जैसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना फ्लेक्सिबल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बिलीव किया था। दैट्स व्हाई classical prescription failed or classical theory failed, right, during the Great Depression period. So this third criticism is self-adjustment not possible. In capitalist system, there is a need to interfere. Laissez-faire economy work nahi karti hai. Laissez-faire economy. That is the assumption of classical economics. Non-intervention by the government in economic activity. ऐसा नहीं होता. Intervention करते ही करते, कितने भी capitalist economy आप देख लो, अमेरिका and other developed countries as well as developing countries, governments interfere in economic activities, in every economic activity, right? Is this clear, students? Okay, fine. Next point is equality of saving and investment through income changes, right? Here I want your attention. Classical economics क्या मानते हैं? Saving जो है किसका function है? Saving is the function of rate of interest. This is the classical prescription, right? And investment is the function of rate of interest. तो दोनों ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंक्शन है. दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेविंग भी डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है. ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था. लेकिन लेटर ऑन कीन्स प्रूव्ड दैट सेविंग जो है एक्चुअली सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सेविंग इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम रादर देन इंटरेस्ट. सेविंग तभी करेंगे लोग जब उनके पास इनकम होगी, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो. इफ यू आर नॉट अर्निंग कैन यू सेव? नो, यू कांट सेव. तो सेविंग जो है वो डिपेंड करता है इनकम पे, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. और इन्वेस्टमेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. इट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन आर एंड MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और एक्सपेक्टेड अर्निंग. जो बिजनेस क्लास जो एक्सपेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट. तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होता है. तो ये जो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अप डाउन होगा, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग बोथ विल be equalized and equilibrium will be established. That is proved wrong by Keynes, that no, saving is not the function of rate of interest. Saving depends largely on income. If there is income increase in income, then there will be saving, right? So the rate of interest does not influence much the saving, whereas investment as well does not depend solely on rate of interest. It depends on expected earning, the expectation of business class. Business class अगर expect करती है कि वो जो है earn करेगी, expected earning ज्यादा होने वाला, then they invest. Even if rate of interest is less, there will be less investment. There may be liquidity trap in the market that is suggested by Keynes. Okay, so this is the fourth criticism given by Keynesian economists or Keynes against the classical theory. Moving on to the next important criticism, that is importance of speculative demand for money. क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है दो चीजों को मनी के फंक्शन में दो चीजों को हाईलाइट करते हैं. एक तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जैसा कि फिशर्स इक्वेशन में देखेंगे आप, फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच. एंड सेकेंड वन द precautionary demand for money also. These two demand for money, transaction demand for money and storing function of demand for money, right? Precautionary function, precautionary and transaction functions को ज्यादा फोकस किया उन्होंने, जो कि इनकम पे डिपेंड करती है. लेकिन थर्ड कंपोनेंट जो कीन्स ने हाईलाइट किया, थर्ड डेवलपमेंट,
demand for money is for three reasons that is suggested by Keynes. One is for transaction motive, for day-to-day transaction. Second is for precautionary motive, for emergencies, health emergencies, accidents, and so on. And third uh, demand for money, he suggested speculative demand for money. Speculation, लोग जो है पैसे सेव करते हैं, and they try to make money out of money by investing in bonds, that was suggested by Keynes, and that is much dependent on rate of interest. Okay, so speculative demand for money would be infinitely large at low rate of interest. ऐसा कीन्स ने सजेस्ट किया, एक नया फिलॉसफी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, and which is against the classical concept which focused mainly on transaction and precautionary demand. They did not focus on the speculative function of money, right? So here classical economists failed, and Keynes suggested a new tool or new concept in the demand for money, right? This is the fifth criticism against the classical theorist. Next is rejection of quantity theory of money, right? Quantity theory of money was given by Fisher, and the equation is mv is equal to pt. Mv is equal to pt. This equation, m is money supply, v is velocity of money, p is price level, t for वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जितना गुड्स आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो है टी. तो कीन्स ने इसको रिजेक्ट किया है, इस थ्योरी को. उनका मानना है कि मनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, मनी इज नॉट न्यूट्रल, और जो वी है ये वी चेंज हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है. क्लासिस्ट का ये मानना है कि पैसे को जो है ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए करते हैं, लेकिन money can be used for speculative functions also. Money can be kept in the bank as well, right? बैंक, तो जैसे अगर मनी बैंक में चला गया तो उसका वेलोसिटी जो है कम हो जाता है, ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है. तो उसके वजह से दिस philosophy and the concept of QTM fails, right? So which is against the Keynes concept of the speculative demand for money, right? So the direct relation of M and P, the M also influences T, M can influence V also, right? So as different theories have been given by Keynes and the later economists after the classist, neoclassist and modern economists have suggested so many, though later on Milton Friedman simplified the classical theory. मिल्टन फ्रीडमैन ने क्लासिकल थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए, क्यूटीएम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और वेरिएबल्स को ऐड करके एक्सप्लेन किए हैं later on. But Keynes has its own importance, and Keynes this new innovations in the demand for money was a breakthrough in the thinking, economic thinking, and this rejection and criticism against the quantitative theory of money is one of the important criticism of classical theory. Moving on to the next point, that is money playing neutral role. Classists believe that money plays neutral role. Money जो है, money supply does not influence this T output or real sector, ऐसा classists मानते थे. But it is proved wrong by Keynes that money also influence the real sector, right? Money supply के कम ज्यादा बेशी ज्यादा होने की वजह से the investment changes. When money supply is more, rate of interest falls. When rate of interest falls, the investment will be more, and when investment is more, the output can increase, right? Supply of goods and services increase. ऐसा नहीं है कि मनी सप्लाई सिर्फ जो है प्राइसेस को ही इन्फ्लुएंस करती है, प्राइस इंक्रीज होगा और रियल सेक्टर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसा मानना गलत है, राइट? सो money playing a neutral role was not correct,
and Keynes criticized this philosophy of neutrality of money. Money influences the real sector. Money influences volume of transaction of goods also. Okay, so this is the seventh criticism against the classical theory of income and employment. Is this clear, students, up to here? Yes. Okay. Okay. Moving on to the next, refutation of wage cut. Wage cut. Okay. जैसा हमने देखा लेबर मार्केट में, इन लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, हाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, you have seen that supply of labor and demand for labor. This is demand for labor and this is supply of labor. Supply of labor increasing function of real wage rate, and demand for labor is decreasing function of wage rate. So this way, analysis was done. This is your equilibrium. There is much, flexibility, upward and downward movement. Like this equilibrium was established in the labor market, in uh, explained by classical theorists. But actually this wage cut, as I told you just now, that is not flexible, it is more rigid, rather rigid. It's not flexible, it is more rigid. In fact, if it is going up, there is no problem. It is problem for the industrialist. But if it goes down little bit, there is lot of hue and cry. That is there is a lot of protest against the wage cut. You cannot easily do wage cut. So Keynes refuted the concept of wage cut frequently, and downward trend is less rare than the increasing trend. Okay, so this is not automatically adjusted. Labor market cannot be have, this is supply of labor. Okay, right. So this is these are the criticism against the classical theorist. If you have any question up to here, you can ask. Do you have any question? No. Okay, so last point is state intervention is essential. State intervention, state or government intervention in economic activity is very important. Intervention by the government makes so many fiscal and monetary policies which actually influence the real as well as the money market, money sector, real sector and the money market. Both are influenced by fiscal and monetary policy. In fact, these are some of the important tools to influence the output in the economy, investment in the economy, right? So state intervention is essential as against the philosophy of classical economists. Classists believe in laissez-faire economy, right? Classists believe in laissez-faire economy, L-A-I-S-E-Z, laissez-faire means non-interference by the government, non-intervention by the government. Whereas Keynes say that state intervention is important. There must be state intervention in the economy to bring about employment, to increase employment, to increase investment in the economy, right? So these are some of the important criticism against the classical theorist. I hope that you have understood the concept. Okay. And lastly, the last one more point is there, long run analysis. क्लासेस क्या मानते हैं, हर चीज लॉन्ग रन में बात करते, वो शॉर्ट रन में बात नहीं करते. जबकि कीन्स बोलता है कि द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड,
we should bother about short period. Long run की बात कौन देखता है? Future की बात, 10 years 5 years period की बात कौन करता है, right? Short period में आपको ये इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डिमांड सप्लाई की बात देखनी चाहिए, कैसे वो अचीव किया जा सकता है. इन द लॉन्ग रन, long run is undefined. In the long run, famous statement by Keynes that in the long run we all are dead. So in the short period there is less than full employment, and there are problem of deficiency of demand in the market, which are ignored by classical economists, or in fact classes believe in long run full employment equilibrium and non-intervention by the government. Okay, so these are some of the important criticism. Thank you so much. Thanks for watching. If